नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। रोज की तरह आज भी एक नया टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामों में पूछा जाता है, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपका डेजर्ट से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आप अगर इसे अच्छे से देख लेंगे तो आपका डेजर्ट से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी आपका रेगिस्तान है या मरुस्थल से जो क्वेश्चन आता है, कौन कौन से मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं मरुस्थल, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? मरुस्थल। रेगिस्तान भी कहते हैं और डेजर्ट भी। ठीक है, रेगिस्तान का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होने लगती है। एक ऐसी जगह का चित्र दिमाग में आने लगता है जहाँ पे निर्जन और निर्जल, जहाँ पे पानी भी नहीं होता है, ना ही कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कोई भी पेड़ नहीं होता है, बस कटीली झाड़ियाँ दिखाई देती हैं और तेज़ गर्मी, कड़क धूप दिखाई देती है। तो ये सब जो स्थितियां हैं, जैसे ही हम एक नाम लेते हैं रेगिस्तान, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। और एक आकृति भी आती है, ऊंट। ठीक है, तो ये सारी आकृतियां हमारे दिमाग में आने लगती हैं रेगिस्तान का नाम लेने से। ठीक है, तो रेगिस्तान सभी लोग जानते हैं रेगिस्तान क्या होता है। रेत का मैदान, रेत का जो मैदानी क्षेत्र होता है वो रेगिस्तान होता है। ठीक है, उसे मरुस्थल भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेजर्ट। ठीक है, तो ये रेगिस्तान होते क्या हैं, पहली तो ये बात है। और रेगिस्तान बनते कैसे हैं? ठीक है, पहली जो चीज़ है रेगिस्तान, क्योंकि हम समझने जा रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि रेगिस्तान कैसे बने, रेगिस्तान जो हमारी भूमि थी उस पर रेगिस्तानों का निर्माण कैसे हुआ और इनके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही समझेंगे हम कि रेगिस्तान कैसे बने। तो रेगिस्तान का जो बनने का मुख्य कारण है, पहला जो मुख्य कारण है, रेगिस्तान दो कारणों से बनते हैं। जो बने थे प्रारंभिक अवस्था में वो प्राकृतिक कारणों से बने थे और वर्तमान समय में उनका विस्तार जो हो रहा है वो कुछ मानवीय कारणों से होता है। तो रेगिस्तानों का जो विस्तार है वो कुछ मानवीय कारणों से और कुछ प्राकृतिक कारणों से होता है। तो सबसे पहली चीज, जब इनका निर्माण हुआ था तो वो किससे हुआ था? प्राकृतिक कारणों से हुआ था। ठीक है, तो प्राकृतिक कारण की बात करें कि निर्माण कैसे हुआ था, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके लिए कारक है, जिम्मेदार कारक, वो क्या है कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होने से क्या हुआ? डेजर्ट। ये जो डेजर्ट है किसी एक कारण से मतलब निर्मित नहीं हुए। इन डेजर्ट के बनने का कोई एक कारण नहीं था, दो तीन जो कारण थे उनके मिलने से उन कारणों का जो परिणाम है वो परिणाम ही क्या है? डेजर्ट है। तो वो जो दो तीन कारण थे, जो भी कारण थे, उनको हम समझेंगे कि किन कारणों के मिलने से ये परिणाम रूप में हमें डेजर्ट प्राप्त हुए हैं। तो जो पहला कारण है हमारा वो क्या है? हमारा जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ? डेजर्ट का निर्माण हुआ। कैसे हुआ जलवायु परिवर्तन के कारण? जलवायु परिवर्तन, जलवायु कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः जलवायु को हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम जलवायु को जब पढ़ेंगे तो जलवायु को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः हम उसके तीन प्रकार मानते हैं। एक कौन सी होती है? शीत जलवायु, जहाँ पे ठंडक होती है ये, और दूसरी कौन सी होती है? उष्ण जलवायु, और एक कौन सी होती है? शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, तो तीन प्रकार की जलवायु मुख्यतः होती है। तो उनमें से जलवायु परिवर्तन के कारण क्यों होता है ऐसा, तो ये जानने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि डेजर्ट की, जहाँ पे डेजर्ट पाए जाते हैं वहाँ की जलवायु कैसी होती है। वहाँ की जलवायु ज़्यादातर कैसी होती है? जो हमारे भूमध्य रेखीय मैदान है, जो भूमध्य रेखीय डेजर्ट हैं हमारे, जो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, उनकी जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? वहाँ पे गर्म होती है। ठीक है, और हमारे जो डेजर्ट पाए जाते हैं, शीत मतलब ठंडे डेजर्ट पाए जाते हैं, ठंडे मरुस्थल या ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर भी डेजर्ट पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? हमारे ठंडे। तो दो जलवायु के कारण, दो तरह की जलवायु के कारण डेजर्ट का निर्माण होता है। पहली कौन सी है? गर्म जलवायु, और दूसरी कौन सी है? ठंडी जलवायु। तो गर्म और ठंडी, अत्यधिक गर्म जलवायु के होने पर डेजर्ट का निर्माण होता है और अत्यधिक ठंडी जलवायु के होने पर भी डेजर्ट का निर्माण होता है। कैसे होता है? जब किसी स्थान की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो क्या होता है? वहाँ का जो जल होता है, अगर वो तट के किनारे का जल है तो वो बाष्पीकृत हो जाता है, और बाष्पीकृत होने के बाद क्या होता है? वो अन्य स्थान पर चला जाता है। वहाँ की जो स्थान है वहाँ क्या बच जाती है? रेत बच जाती है। तो रेत बचने के कारण वहाँ की जलवायु गर्म ही रहती है। तो लगातार जलवायु के गर्म रहने से क्या होता है? वहाँ पे फिर से
नमी नहीं आ पाती है या फिर वहाँ पे जल फिर से नहीं आता है, जो जिस तट पर जहाँ तक जल होता है उससे कम होता जाता है, और उसी कारण क्या होता है, डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। ये क्या था, जलवायु के कारण। जब गर्म जलवायु हो जाती है तो अत्यधिक गर्म जलवायु होने से क्या होता है कि वहाँ का जो जल स्तर है वो घटता जाता है, और जल स्तर घटने से क्या होता है कि वहाँ पे डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। ये क्या हुआ, जलवायु गर्म होने के कारण। ठीक है, अब जलवायु ठंडी होने के कारण समझें अगर, तो जलवायु ठंडी होने का कारण क्या है, ठंड हम क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो ध्रुव हैं वहाँ पे सूर्य का प्रकाश सबसे कम पहुँचता है। ठीक है, ध्रुवों पर हमारा सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है, इसी कारण वहाँ पे क्या होता है, ठंडक पाई जाती है, और वो भी अत्यधिक ठंड पाई जाती है। वहाँ पे हर वक्त बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ पे भी क्या पाया जाता है, वहाँ पे भी डेजर्ट पाए जाते हैं। वो अत्यधिक ठंड के कारण होते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण का मतलब क्या होता है, डेजर्ट से एक सीधा सा मीनिंग ये है, जहाँ पे भी डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट नाम ही क्या है, शुष्क। चाहे वो ठंडक की वजह से शुष्क हो और चाहे वो गर्मी की वजह से शुष्क हो। तो यहाँ पे गर्मी की वजह से शुष्क होता है भूमध्य रेखा के आसपास, और ध्रुवों पर वही चीज किसके कारण होती है, ठंडा होने के कारण। ठंडा इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि वहां पे क्या हो जाता है, वो क्षेत्र शुष्क हो जाता है। तो वो क्षेत्र शुष्क हो जाने के कारण वहां पे ठंडे डेजर्ट का निर्माण हो जाता है, मतलब ठंडे मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये समझा हमने कि जलवायु के कारण कैसे जलवायु का प्रभाव पड़ता है डेजर्ट के निर्माण में। ठीक है, अब अगली चीज हमारी ये आती है कि ये एक कारण हो गया जलवायु। दूसरा जो हमारा कारण है क्या है, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर और हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर और हाई प्रेशर। हाई प्रेशर और लो प्रेशर से कैसे होता है, लास्ट वीडियो जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने ओशियन करंट्स पढ़ाई हैं, आप हमारी लास्ट वीडियो को अवश्य देखें, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशियन करंट से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने आपको सही से डिस्कस किया है इस चीज को कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे जिम्मेदार होते हैं किसी भी जगह का जल स्तर घटाने या बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी हाई प्रेशर होता है वहाँ का जल स्तर कैसा रहता है, जल स्तर वहाँ का कम हो जाता है, और जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ का जल स्तर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर की वजह से भी क्या होता है, जल स्तर वहाँ का कम हो जाता है। तो डेजर्ट उस जगह पे भी निर्मित होते हैं जहाँ पे क्या होता है, हमारा हाई प्रेशर होता है। ठीक है, हाई प्रेशर होने की वजह से वहाँ का जल स्तर क्या होता है, कम हो जाता है, और जल स्तर कम होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। मतलब रेत ही रेत बचती है, जल स्तर जब नीचे चला जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगी, रेत रह जाएगी। जो तटीय क्षेत्र होगा वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और वो किसका रूप ले लेता है, एक डेजर्ट का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या कारण कि हमारा जल स्तर जो प्रेशर के कारण, हमारा जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर होता है, मतलब उच्च दाब और निम्न दाब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उच्च दाब और निम्न दाब के कारण हमारा क्या होता है, डेजर्ट के फॉर्मेशन में ये भी एक कारक है। ठीक है, उच्च दाब और निम्न दाब। तीसरा हमारा क्या कारण है, तीसरा हमारा जो मुख्य कारण है, उस कारण की वजह से एक अलग ही प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे डेजर्ट हैं वो सब पश्चिम, जो भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनकी पश्चिम साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे डेजर्ट हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट के पश्चिम साइड में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये भारत है, तो इधर देखिए आप इस साइड में, उस साइड में नहीं है डेजर्ट, और इस साइड में है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी पश्चिम साइड में ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप अफ्रीका महाद्वीप में, मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है हमारा, यहाँ पे भी हमारा किधर है, पश्चिम साइड में ही डेजर्ट है। यहाँ पे हमारा देखिए दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे भी पश्चिमी साइड में ही है, और उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तब भी पश्चिमी साइड में ही है। तो ये डेजर्ट हमेशा हमारे पश्चिमी साइड में ही क्यों निर्मित होते हैं। ठीक है, ये डेजर्ट हमारे किसी भी कॉन्टिनेंट के पश्चिमी साइड में ही क्यों बनते हैं, इसका भी रीजन हमें जानना चाहिए। तो इसका रीजन जानते हैं। इसका जो मुख्य रीजन है वो ये है कि जब हमारी पृथ्वी रोटेट होती है, अपनी एक्सिस पे जब घूमती है पृथ्वी, हमारी गति करती है, तो गति करने के कारण क्या होता है, जब आपने देखा होगा, आप कभी कार में सभी लोग बैठे होंगे, कार में या बाइक पे सभी बैठे होंगे, तो बाइक जब आप चलाते हैं तो बाइक चलाने से क्या होता है, जब चलाने वाला, आप पीछे बैठे हो, चलाने वाला बाइक एकदम से तेज कर देता है तो आप पीछे झुक जाते हैं। ऐसा ही होता है कार में भी, कि आप कार एकदम से स्पीड पकड़ती है तो आप थोड़ा सा पीछे सीट की तरफ झुक जाते हैं। ये क्यों होता है, वैसे तो इसमें साइंस का लॉ काम करता है, तो हम आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे थे बस। यही सेम होता है कहाँ पे, जब पृथ्वी रोटेट होती है। जब वो रोटेट होती है तो रोटेट होने के कारण क्या होता है, जब वो मान लो इस तरफ रोटेट हो रही है, इस साइड से ऐसे, अगर ऐसे पृथ्वी रोटेट हो रही है तो क्या होता है, उसके विपरीत दिशा में जल भागता है। विपरीत दिशा में जल भागता है। विपरीत दिशा का मतलब क्या है, अगर जल यहां तक रहा होगा, अगर जल का जो स्तर है वो इस किनारे पर यहां तक रहा हो,
ऐसा हम मानते हैं, मान लिया हमने यहाँ तक रहा हो, तो जब ये इस साइड को घूमेगी, पृथ्वी रोटेट करेगी, तो जल पीछे को भागेगा। जब ये जल पीछे को भागता है, जैसे कि हम बाइक पे पीछे झुक जाते हैं, उसी तरह से पीछे को जब ये जल भागता है, हम तो क्योंकि नीचे आराम से पकड़ के बैठे होते हैं तो वहां से पीछे नहीं हट पाते हैं, और ये क्या होता है, जल पीछे हट जाता है, और पीछे हटने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो रेत वाला जगह है जहाँ पे पहले जल स्तर था, वहां पे रेत रेत रह जाती है और जल स्तर यहाँ पहुंच जाता है, उससे थोड़ा पीछे हट जाता है। इससे क्या होता है, इस साइड में क्या होता है, डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो डेजर्ट का निर्माण कैसे होता है, अब ये होता कहाँ पे नहीं है, कुछ जगहों पे डेजर्ट का निर्माण होता कहाँ पे नहीं है, होता वहां पे नहीं है। मान लीजिए किसी कॉन्टिनेंट के साइड में ही कोई पर्वत पाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वो पर्वत की वजह से वो जो जल का और वो जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा मेंटेन करता है और वहां पे डेजर्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये कारण है, एक मुख्य कारण है कि जब पृथ्वी रोटेट होती है तो ये जो सभी डेजर्ट हैं ये पश्चिम साइड में ही क्यों बनते हैं, इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, पृथ्वी का मतलब हमारा जो अर्थ है उसका रोटेशन, मतलब घूर्णन। ठीक है, अपने एक्सिस पे घूर्णन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे हमें समझ में आ गया कि 3 मेन रीजन है डेजर्ट के बनने का। पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा जलवायु में परिवर्तन, दूसरा था हमारा उच्च दाब निम्न दाब उसके कारण, और तीसरा हमारा क्या आया कि हमारी पृथ्वी की गति। ठीक है, ये 3 मेन रीजन है डेजर्ट के बनने के, और इन्हीं कारणों से डेजर्ट बनते हैं। अब इसके बाद बात आती है मानव निर्मित कारण कौन से हैं। तो मानव निर्मित कारणों की अगर बात करें तो मानव निर्मित कारणों में से आपने देखा होगा कि एक जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा चराई कराते हैं, मतलब अपने जानवरों को किसी जंगल में या किसी एक निश्चित स्थान पर बहुत ज्यादा जानवरों के चलने से वो भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है। ठीक है, वो बंजर हो जाती है। तो डेजर्ट का मतलब केवल और केवल रेत वाले स्थान से ही नहीं होता है, मरुस्थल का मतलब केवल रेत वाले स्थान से नहीं होता है, मरुस्थल का मतलब उस भूमि से होता है जहाँ पे क्या होती है, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है या फिर वो बंजर हो जाती है, उसको भी मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कारण है किसका, हमारा मानव निर्मित कारण है जिससे कि डेजर्ट बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, वनों की कटाई। ठीक है, सबसे मुख्य कारण वनों की कटाई। वनों के कटने से क्या होता है, वनों के कटने से डेजर्ट का निर्माण होता है। कैसे होता है, क्योंकि जब वन नहीं पाए जाएंगे तो हमारी जलवायु में परिवर्तन होगा, बारिश नहीं होगी, जब वहां पे वर्षा नहीं होगी तो वर्षा की वजह से क्या होगा, वहां पे सूखा पड़ेगा, और सूखा रहने की वजह से क्या डेजर्ट का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत उसका वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, जल स्तर जो है वो भूमि से नीचे चला जाएगा, और जल स्तर नीचे जाने की वजह से क्या होगा, हमारे डेजर्ट का निर्माण होगा। ठीक है, तो डेजर्ट के निर्माण में वनों की कटाई और अति चराई, मतलब अधिक चराई, मतलब जानवरों को चराने से क्या होता है, डेजर्टों का निर्माण होता है। जो डेजर्ट्स होते हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, हमारे मरुस्थल होते हैं उनका निर्माण होता है। तो ये हो गए मानव निर्मित कारण और प्राकृतिक कारण, दोनों को हमने अलग अलग समझा। इसके बाद जो अगली चीज आती है हमारी, डेजर्ट में पाए क्या क्या जाते हैं। ठीक है, जो हमारे मरुस्थल होते हैं या रेगिस्तान होते हैं, वहां पे क्या होता है, पहली बात तो एक सबको पता है कि रेगिस्तान का जो हमारा जहाज है वो क्या है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट को। ठीक है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगर ऐसे ही चलते रहे, हम लोग भी इसी तरह से जंगलों को नष्ट करते रहे और जलवायु में परिवर्तन आएगा, तो एक दिन पूरी पृथ्वी एक डेजर्ट बन जाएगी, और क्या हो जाएगा, कहीं भी ना तो पीने लायक पानी बचेगा और ना ही कोई पेड़ पौधा, और ये हरी भरी पृथ्वी सुनसान वीरान जगह में बदल जाएगी। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने दैनिक जीवन में भी इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप रहते हैं इस पृथ्वी पर तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी इस पृथ्वी के प्रति भी जिम्मेदारी है और आपकी खुद के प्रति भी है। आपको भी अच्छा वातावरण तभी मिलेगा जब ये पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो उन चीज़ों पे हमें खुद भी इनिशिएटिव लेने चाहिए जो हम ले सकते हैं। मतलब हम एक्स्ट्रा टाइम खत्म करके नहीं, लेकिन हम उतने में ही कुछ अगर अच्छा कर सकते हैं, जो चीज़ें पहले से हैं थोड़ी सी अप्रोच चेंज करके अगर उसे सही किया जा सकता है तो उसमें प्रयास करिए। ठीक है, चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। बात चल रही थी कि डेजर्ट के दोनों कारण हमने समझ लिए, क्या क्या पाए जाते हैं। डेजर्ट जहाँ पे भी हमारे रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे वही वनस्पति या वही जीव पाए जाते हैं। अधिकतर वनस्पतियाँ वहाँ पे नष्ट हो जाती हैं या फिर वहाँ से लुप्त हो जाती हैं। तो वहाँ पे वही वनस्पतियाँ रह पाती हैं, वही टिक पाती हैं जो कैसी होती हैं, जिन्हें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। और पानी की आवश्यकता कम किसे होती है, जो अपने अंदर ही पानी संरक्षित करने की क्षमता रखता है, जो अपने अंदर ही पानी रखने की क्षमता रखता है वनस्पति, वही क्या होती है, वहाँ पे रह पाती है। तो वहाँ की वनस्पतियाँ रेगिस्तान की अधिकतर ऐसी होती हैं कि उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में
बदल जाती हैं, क्योंकि पत्तियां होने से क्या होता है, उनके जो रंध्र होते हैं उनसे जल का निष्कासन होता रहता है, जो कि अगर जल का निष्कासन होता रहेगा तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मतलब जल नहीं उपलब्ध है, इस वजह से वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो वो अपने आप को क्या, अपनी पत्तियों का उनका जो होता है आकार, वो एक कांटे का आकार ले लेती हैं, जिससे उनका जल जो है उनके अंदर संरक्षित रह जाता है। इसी तरह से वहां पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी ऐसे ही पाए जाते हैं। ऊंट कई दिनों में एक बार पानी पीता है, इसीलिए रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, लेकिन एक बार में वो 50 लीटर पानी पी जाता है। ऊंट 50 लीटर पानी पी जाता है एक बार में, लेकिन कई दिनों के लिए वो फ्री हो जाता है और अपने अंदर संरक्षित कर लेता है जल को। इसी तरह की वहां पे वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, वहां पे और भी जीव जंतु उभयचर सभी तरह के पाए जाते हैं, लेकिन वो उसी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेजर्ट के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद सबसे मेन चीज है जो कि डेजर्ट को बनने से रोके कैसे, थोड़ा सा निष्कर्ष ये भी निकालते हैं कि उसके लिए हम क्या प्रयास करें। तो उसके लिए यही प्रयास करने चाहिए, हमें अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अपने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना चाहिए। ठीक है, जीव जंतुओं को भी अपनी तरह उनकी भी जिंदगी होती है, इसलिए उनका भी ध्यान रखें, जीव जंतुओं पर भी दया करें। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो ये हो गया, हमने डेजर्ट को समझा, क्या होते हैं डेजर्ट, कहाँ का मतलब कैसे बनते हैं डेजर्ट, उनके पीछे कारण क्या होते हैं, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं मतलब एक एक डेजर्ट की कि कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है। तो ये है हमारा, हमने यहाँ पे वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है, इसमें डेजर्ट को दर्शाया गया है, सभी डेजर्ट जो जहाँ जहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हमारा इधर से स्टार्ट करते हैं, उत्तरी अमेरिका से, यूएसए। ठीक है, तो इसमें इस डायग्राम में हमने जो ये डॉटेड लाइन, डॉटेड से दर्शाया गया है, जो डॉटेड है, डॉटेड डॉटेड करके, वो कौन से हैं हमारे, वो ठंडे डेजर्ट हैं। ठीक है, हमने बताया ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। ठीक है, तो ठंडे वाले हमने डॉटेड से दिखाए हैं, और बाकी ये लाइन से जो है, ये लाइन से जितने भी लाइन से हैं वो कैसे हैं, हमारे गर्म मरुस्थल हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे पाई जाती है हमारी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के आसपास जो भी मरुस्थल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो मुख्यतः गर्म होते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज है दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझना। आजकल क्वेश्चंस वैसे नहीं आते हैं, फैक्ट भी पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी एग्जामों में आ रहे हैं। ठीक है, अब जो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे वर्ल्ड लेवल की कोई बात पूछी जाती है, तो वो फैक्ट होगा तो बहुत ही कॉमन होगा, बहुत ही वैसा होगा जो बहुत हाईलाइटेड पॉइंट होगा। और जब कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो कॉन्सेप्ट कितना भी डीप पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पृथ्वी पे क्या क्या चीजें हैं, कैसी उसकी संरचनाएं हैं, और उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ, आप उसको अच्छे से करके जाइए। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है कि वो पढ़ के तो बहुत कुछ जाते हैं, बहुत कुछ सारा पढ़ रखा होता है उन्होंने, लेकिन क्या होता है, एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। उसका रीजन ही यही होता है, आपके दिमाग में चीजें क्लियर नहीं होती हैं, आपने चीजें समझी हुई नहीं है, बस फैक्ट्स पढ़े हुए हैं। अगर फैक्ट्स कोई घुमा के पूछ लिया जाता है तब भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो फैक्ट्स को भी पढ़िए, बाकी आप कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िए। जब कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पढ़ेंगे तो फैक्ट आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा, फैक्ट आपको याद ही रहेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट भी पढ़ने बहुत जरूरी है। आजकल जो डिमांड है एग्जाम्स की, वो कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए, और बाकी हम देखते हैं कि हमारे ये जो डॉटेड है वो कैसे हैं, ठंडे मरुस्थल, और लाइन वाले गर्म मरुस्थल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला जो है, ये डॉटेड डॉटेड, ये कैसा है, हमारा ठंडा मरुस्थल है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये यूएसए में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और यहाँ पर ये जो इतना डेजर्ट है, इसमें कौन कौन से शामिल है, इसमें विशाल घाटी, ठीक है, ग्रेट वैली इसे बोलते हैं, विशाल घाटी जो मरुस्थल है वो भी इसमें शामिल है, और कोलोराडो प्लेटियो जो हमारा मरुस्थल है वो भी यहाँ कहाँ पाया जाता है। ये दोनों मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, हमारे उत्तरी अमेरिका में, या कह सकते हैं यूएसए, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में पाए जाते हैं कौन कौन से, विशाल घाटी और कोलोराडो प्लेटियो मरुस्थल। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं हमारे, ये ठंडे मरुस्थल हैं। इसके बाद अगला जो हमारा मरुस्थल आता है, मोजाम्बे मरुस्थल, ये कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारा यूएसए में पाया जाता है। मोजाम्बे मरुस्थल ये कहाँ पाया जाता है, यूएसए में ही पाया जाता है, हमारा अमेरिका में पाया जाता है। और ये कैसा है, ये हमारा एक गर्म मरुस्थल है। ठीक है, ये गर्म मरुस्थल है। इसके बाद हमारा आता है सोनोरन मरुस्थल, हमारा कहाँ पाया जाता है, ये भी यूएसए में पाया जाता है और मैक्सिको में। ठीक है, ये दो जगह पे इसका विस्तार है, कहाँ कहाँ पे, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको वाला जो पार्ट है उसमें भी इसका विस्तार है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा मरुस्थल है वो कहाँ पाया जाता है, कौन सा है,
चिहुआहुआन, ठीक है, चिहुआहुआन ये कहाँ पे है, ये भी हमारा यूएसए में ही पाया जाता है और ये इसका विस्तार भी कहाँ है, मैक्सिको और यूएसए दोनों में है इसका विस्तार, ठीक है। चिहुआहुआन ये कहाँ पाया जाता है, यूएसए और मैक्सिको दोनों में इसका विस्तार है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम दक्षिणी अमेरिका की, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के हमारे हो गए कौन कौन सा, हमारे जो ठंडे हैं वहां के कौन से, विशाल घाटी और कोलोराडो प्लेटियो, दूसरा कौन सा है गर्म मोजावे, और तीसरा कौन सा है सोनोरन, ये कैसा है गर्म है, और चौथा कौन सा है चिहुआहुआन, ये कैसा है गर्म है, ठीक है। ये 3 गर्म है, बाकी ये 2 कैसे हैं, ठंडे हैं, ठीक है। कुल 5 मरुस्थल कैसे उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। पहला हमारा जो है कौन सा है, पेरुवियन, ठीक है। पहला क्या है, पेरुवियन। पेरुवियन ये कहाँ पाया जाता है, हमारा पेरू में पाया जाता है, ठीक है। पेरू में पाया जाता है पेरुवियन, ठीक है। पेरुवियन मरुस्थल पेरू में पाया जाता है, कहाँ पे, पेरुवियन मरुस्थल पेरू में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, अटाकामा। अटाकामा ये कहाँ पाया जाता है, ये चिली और पेरू में दोनों में पाया जाता है, संयुक्त रूप से चिली और पेरू में, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल चिली और पेरू में पाया जाता है। ये जो अटाकामा मरुस्थल है ये कई बार पूछा गया है एग्जामों में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, एकदम कंठस्थ कर लेंगे, याद ही रखना है, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल चिली और पेरू में पाया जाता है। उसके बाद आता है पेंटागोनिया, ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो कहाँ पाया जाता है, ये अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है। कहाँ पे, अर्जेंटीना और चिली में, कहाँ पे, अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है पेंटागोनिया मरुस्थल। ये कहाँ है, ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है। इस साइड में यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे भी है इधर इसका भाग, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है हमारा पेंटागोनिया मरुस्थल, ये अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अपना अफ्रीका के डेजर्ट्स की, मतलब अफ्रीका के कौन कौन से मरुस्थल हैं। अफ्रीका का सबसे फेमस जो मरुस्थल है वो कौन सा है, सहारा, ठीक है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये सर्वाधिक देशों में पाया जाता है, सबसे बड़ा भी है, इसी वजह से ये सर्वाधिक देशों में पाया जाता है। एक नजर में देखते हैं कौन कौन से देशों में पाया जाता है। तो ये अल्जीरिया, चाड, इरिट्रिया, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, मिस्र, ट्यूनीशिया, मोरक्को और पश्चिमी सहारा में पाया जाता है। कितने देशों में पाया जाता है, अल्जीरिया, चाड, इरिट्रिया, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, मिस्र, ट्यूनीशिया, मोरक्को और पश्चिम सूडान में, वो पश्चिम सहारा में पाया जाता है। तो ये सर्वाधिक देशों में पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। कैसा, गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल की बात करेंगे तब सहारा मरुस्थल। कैसा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। रेगिस्तान की बात करेंगे तब सहारा मरुस्थल। वैसे सबसे बड़ा कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक है। वैसे कौन सा है, अंटार्कटिका मरुस्थल सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर मरुस्थल केवल पूछा जाएगा और गर्म पूछा जाएगा तब क्या बताएंगे आप, तब सहारा बताएंगे। गर्म मरुस्थल मतलब सहारा, और अगर केवल मरुस्थल पूछा जाए तो अंटार्कटिका होगा, अगर ऑप्शन में होगा जब, अगर यही दे रखा है तो यही सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सहारा मरुस्थल। उसके बाद अगला हमारा मरुस्थल कौन सा है अफ्रीका का, नामिब या नामीब, नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल ये कहाँ पे पाया जाता है, ये एरिजोना और नामीबिया, एरिजोना और नामीबिया 2 देशों में पाया जाता है। कौन सा, नामीब मरुस्थल, ठीक है। नामीब मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, ये जो साइड है यहाँ पे, ये नामीब मरुस्थल स्थित है। इसके जस्ट लगा हुआ, ये लगा ही हुआ है, ये बस हमने यहाँ से अलग करने की वजह से दिखाया है कि ये दूसरा मरुस्थल है, इस वजह से यहाँ पे इसको अलग किया गया है, लेकिन वैसे ये एक ही है दोनों, बस इनके भाग अलग अलग हैं। दूसरा कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल भी बहुत फेमस है, और ये कहाँ स्थित है, ये भी हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में, और बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया में स्थित है। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, बोत्सवाना में, अंगोला में और नामीबिया में स्थित है। कौन सा, हमारा कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो मरुस्थल, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का हमारा मतलब अफ्रीका, ये तो हो गया हमारा कालाहारी मरुस्थल जो कि इन देशों में पाया जाता है, किसमें, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया में, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा मरुस्थल आता है वो कौन सा है, हमारा अफ्रीका महाद्वीप का सोमालिया मरुस्थल या सोमालिया रेगिस्तान, ठीक है। ये सोमालिया गणराज्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, सोमालिया गणराज्य में पाया जाता है सोमालिया मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद एक और मरुस्थल आता है हमारा, ये अरब, जो हमारे अरेबियन देश हैं, ठीक है, अरेबियन कंट्रीज हैं, वहां पे कौन सा है हमारा, अरेबियन मरुस्थल या अरब मरुस्थल, ठीक है। अरेबियन रेगिस्तान या अरब रेगिस्तान, ठीक है। अरेबियन भी बोलते हैं और अरब भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, जो भी हमारे अरेबियन कंट्रीज आते हैं उनमें पाया जाता है। कौन कौन से कंट्रीज में पाया जाता है हमारा अरब मरुस्थल या अरेबियन मरुस्थल, तो वो पाया जाता है हमारा सऊदी अरब में, यमन में,
और इराक में, जॉर्डन में, कुवैत में और ओमान में, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, ये भी काफी देशों में फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो अरेबियन कंट्रीज है वो हमारे कैसे हैं, छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, अरेबियन कंट्रीज छोटे छोटे देश हैं, तो बहुत सारे देशों में पाया जाता है कौन सा, अरब मरुस्थल या अरेबियन मरुस्थल या अरब रेगिस्तान। तो कौन कौन से देश में पाया जाता है, सऊदी अरब में पाया जाता है, यमन में पाया जाता है, इराक में पाया जाता है, जॉर्डन में पाया जाता है, कुवैत में पाया जाता है, ओमान में पाया जाता है और कतर और संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अफ्रीका के मरुस्थल। ठीक है, या अफ्रीका के हमारे रेगिस्तान। ठीक है, तो ये इसके बाद बात आती है एशिया की। ठीक है, एशिया में हमारे कौन कौन से रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, तो एशिया की बात करते हैं। एशिया में सबसे भारत के जो सबसे निकट है हमारा कौन सा है, थार। ठीक है, भारत में भी पाया जाता है इसका कुछ हिस्सा। ठीक है, थार मरुस्थल ये कहाँ पाया जाता है, ये यहाँ पे पाया जाता है भारत के आसपास जो देश हैं हमारे, भारत के ईस्ट साइड में पाकिस्तान के आसपास वाले जो देश हैं उनमें पाया जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में कुछ कुछ इसका भाग पाया जाता है थार मरुस्थल का। ठीक है, तो ये थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, भारत में, भारत के पास में। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा भारत में भी है। ठीक है, इसके बाद बात आती है और हमारे कौन से एशिया में पाए जाते हैं, तो ये कैसे हैं, अभी तक जितने हमने पढ़े ये कैसे थे हमारे, ये साउथ अफ्रीका में, मतलब हमारे अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी पाए जाते हैं मरुस्थल वो कैसे हैं, वो सभी कैसे हैं, गर्म मरुस्थल हैं। क्योंकि ये कहाँ से, ये कहाँ पे स्थित है, ये हमारा भूमध्य रेखा पर स्थित है। भूमध्य रेखा के आसपास वाले जितने भी मरुस्थल हैं वो कैसे हैं, वो सब गर्म मरुस्थल हैं। ठीक है, तो आगे बात आती है, ये भी हमारा थार मरुस्थल भी कैसा है, एक गर्म मरुस्थल है। थार मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल है या गर्म रेगिस्तान है। इसके बाद जो ऊपर के साइड में आते हैं, हमारा ऊपर की साइड में कौन सा आता है, किजिलकुम। ठीक है, किजिलकुम ये एक हमारा रेगिस्तान है, किजिलकुम रेगिस्तान। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इनमें पाया जाता है किजिलकुम। ठीक है, किजिलकुम ये हमारा रेगिस्तान पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद काराकुम, काराकुम कहाँ पाया जाता है, तुर्क। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में कौन सा पाया जाता है, काराकुम। ठीक है, काराकुम ये मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद कहा गोबी, गोबी मरुस्थल, ये बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है, कई एग्जामों में आया है इससे क्वेश्चन। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ये मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। कहाँ पे, मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। ये जितने भी मरुस्थल हैं ये कैसे हैं, सभी ठंडे हैं, क्योंकि ये कौन सी साइड में है, ये हमारे उत्तरी ध्रुव की साइड में स्थित है, उत्तरी ध्रुव की तरफ स्थित है, इसीलिए कैसे हैं, सब ठंडे मरुस्थल या ठंडे रेगिस्तान हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है तकला मकाम। ठीक है, तकला मकान, ये तकला मकान कहाँ पाया जाता है, ये भी चीन और चीन के मतलब सीकियांग प्रांत में पाया जाता है। कहाँ पे, चीन के सीकियांग प्रांत में पाया जाता है तकला मकान। ठीक है, ये मरुस्थल, ये भी कैसा है, एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एशिया के मरुस्थल। कौन कौन से हो गए, एक तो थार मरुस्थल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया हमारा अरेबियन। ठीक है, अरेबियन मरुस्थल हो गया, जो कि हमने देखा इतने कंट्रीज में पाया जाता है, कितने कंट्रीज में पाया जाता है। उसके बाद किजिलकुम हो गया, ये हमारा, ये भी कैसा है, ठंडा मरुस्थल है एशिया का, और ये कौन कौन से देशों में पाया जाता है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इसके बाद काराकुम, ये कहाँ पाया जाता है, तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एशिया के मरुस्थल या एक एशिया के रेगिस्तान। इसके बाद बात आती है हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट बचता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं या ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान जो हैं वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी रेगिस्तान या मरुस्थल हैं हम सभी को अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से उनको याद कर लेंगे सबको, क्योंकि वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कौन सा है, स्टर्ट स्टोनी। ठीक है, स्टर्ट स्टोनी ये कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है स्टर्ट स्टोनी। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितने भी पाए जाते हैं वो कैसे हैं, सभी गर्म मरुस्थल हैं। कैसे हैं, सभी गर्म मरुस्थल हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले मरुस्थल। तो स्टर्ट स्टोनी ये कैसा है, ये गर्म मरुस्थल है। इसके बाद आता है तनामी। ठीक है, तनामी मरुस्थल कहाँ है, तनामी मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ग्रेट सैंडी, ठीक है, सैंडी मरुस्थल बहुत ही पूछा जाता है, सैंडी मरुस्थल के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सैंडी मरुस्थल कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में हमारा। उसके बाद गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये भी हमारा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। इसके बाद एक और है सिम्पसन, सिम्पसन मरुस्थल भी हमारा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये हो गया हमारे किसके, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। कौन कौन से हैं, स्टर्ट स्टोनी, उसके बाद तनामी, उसके बाद ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे किसके, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। और ये सब के सब कैसे हैं, गर्म मरुस्थल हैं। ठीक है, गर्म मरुस्थल हैं।
तो ये हो गए हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स के जो भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे रेगिस्तान थे, उनको हमने देखा, उन्हें जाना कि कौन कौन से देश में पाए जाते हैं, कौन कौन देश में इनका विस्तार है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम जाने और कौन कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, तो सारी जानकारी। उसके बाद हम समझ चुके हैं कि मतलब हमारा मरुस्थल होते क्या है, मरुस्थल कैसे बनते हैं, मरुस्थल के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, सारी जानकारी को हमने इसमें प्राप्त किया। तो इसी तरह की आगे भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। ठीक है, और ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जिसपे हम डेली पिक्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से करंट अफेयर कवर कराते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको इशूज वाइज करंट अफेयर मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप छोटा सा इशू कवर करते हैं तो वो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।